हाय फ्रेंड्स, मनोमैनिया स्टडी में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने वैदिक सभ्यता के लगभग सारे हिस्सा, उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या थे, वैदिक साहित्य क्या थे, उसके अलावा जो राजनीतिक दशाएं क्या थी, उसके सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या था, किस प्रकार से राजा जन से जनपद बन गए, वहाँ कुरुच जो हमारे जो 3 जनपद आए थे। उसके अलावा हमने और देखा था कि उसके जो आर्थिक पक्ष थे, किस प्रकार से धातु उद्योग, शिल्प उद्योग, कृषि और पशुपालन मुख्य रूप से जो देखे थे हमने ऋग्वेद में, और उत्तर वैदिक काल में आते आते तक हमारा जो कृषि महत्वपूर्ण हो गया था। तो उन सब के बाद जो देखें अभी, तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम हमेशा सुनते हैं, तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसको 600 BC, उसी को हम महाजनपद काल के रूप में देखते हैं। और जो वैदिक सभ्यता के बाद का टॉपिक है वह है महाजनपद काल। तो आज हम उसी महाजनपद काल को पढ़ेंगे, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा हमारा, तो महाजनपद काल में जो भी हम पढ़ेंगे वो चीजें हमारे समझ में आएंगे और आसानी से लंबे समय तक याद रहेंगे। तो यदि महाजनपद काल का टाइम आता है तो उसको 600 BC हम मान लेते हैं कि 600 BC या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो यह जो हम महाजनपद का काल देख रहे हैं, यह तो एक तो सबसे पहले इसको द्वितीय नगरीकरण के रूप में देखेंगे कि किस प्रकार से पहला नगरीकरण जब हम देखे थे तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के सहारे लग के हुआ था, और यहाँ पर देखेंगे कि जो द्वितीय नगरीकरण हो रहा है वह गंगा घाटी के सहारे लग करके होगा, यूपी और जो हमारा बिहार पटना वाला क्षेत्र है उस तरफ। तो या तो महाजनपद काल बोले या 600 BC या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोले या द्वितीय नगरीकरण बोले। इसके अलावा यहीं पर देखेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है, तो इसको बुद्ध काल के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जब वैदिक धर्मों के विरुद्ध आवाज उठने लगता है तो अंत में सूत्र साहित्य या वैदिकोत्तर साहित्य आते हैं, जिनमें हम उपवेद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ, उसके अलावा देखें तो महाकाव्य को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि इसको हम सूत्र काल भी बोल सकते हैं या वैदिकोत्तर काल भी बोल सकते हैं, बुद्ध काल बोल सकते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बोले या द्वितीय नगरीकरण। ये सारे समान, ये जो नाम है ये सारे महाजनपद काल से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला आता है कि महाजनपद काल को हलचल या प्रांत परिवर्तन का काल माना जाता है, अर्थात 600 BC के बाद अचानक से देखें तो एक जो वहाँ की सभ्यता थी वह पूरी उसकी तख्ता पलट होती है। वहाँ पर धीरे धीरे जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और किस प्रकार से मगध महाजनपद लाइमलाइट में आता है, उत्कर्ष होता है। धीरे धीरे उन पर विदेशी और फारसी हकमनी वंश के आक्रमण आना शुरू हो जाएगा, तो वो सारे देखेंगे। तो सबसे पहले यदि समझना चाहें तो हलचल या परिवर्तन का काल महाजनपद काल को क्यों कहते हैं, तो उसके कुछ कारण हैं। जैसे इसके हर एक क्षेत्र में देखें तो चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे जो सामाजिक व्यवस्था का क्षेत्र है यदि उसको देखें तो जो हमारा सामाजिक व्यवस्था क्षेत्र था, तो हमने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि जन और कबीले रहते हैं, उनमें गायों के लिए संघर्ष होता है। उत्तर वैदिक काल में आते आते जनपद हो जाता है, और उसके बाद की जो स्थिति है 600 BC पूर्व आते आते वह महाजनपद के रूप में उभरना प्रारंभ हो जाते हैं। अर्थात धीरे धीरे करके 16 महाजनपद आएंगे, उसमें से मगध करके महाजनपद के रूप में होगा, और उस वही जो मगध है आगे चल करके एक महान सम्राट के रूप में वहां साम्राज्य के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये महाजनपद आते हैं। उसके बाद उन महाजनपद में 16 महाजनपदों का उदय होता है। किस प्रकार से हम देखेंगे कि कंबोज, गंधार सारे क्रम से हैं, पांचाल, वत्स, मत्स्य, ये सारे जो सुरसेन, कौशल, अस्मक, ये सारे जो हमारे जो महाजनपद आएंगे तो उनके बारे में पढ़ना है। इन 16 महाजनपदों को जब हम पढ़ेंगे, इन 16 महाजनपदों में आप देखिए कि किस प्रकार से मगध का उत्कर्ष होता है, क्योंकि जो मगध जो जनपद है वह गंगा से लगे हुए है, और वहां पर हाथियों का ज्यादा देखा जाए तो संख्या अधिक थी। वो जो हमारा था दोआब क्षेत्र में था, तो वहां पर खेती और जो कृषि थी वो उन्नत अवस्था में पहुंचती गई, और वहां पर किस प्रकार से मौर्य सम्राट के रूप में अपने आप को पेश करते हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद का उत्कर्ष होगा, और इसी बीच में हमको विदेशी आक्रमण को पढ़ना है, जो पश्चिम अफगानिस्तान से होते हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार से अखमनी वंश के आकर के कुछ ईरानी और कुछ यूनानी आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद यदि देखें
तो ये तो हमारा राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र था जिसमें बदलाव हुए थे। तो उन बदलाव, ये जो आर्थिक व्यवस्था है इनमें भी कुछ बदलाव हुए थे। तो आर्थिक व्यवस्था में बदलाव किस प्रकार से था, तो जो व्यापार एवं वाणिज्य हमने ऋग वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में देखे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि किस प्रकार से धातु का उद्योग, या ऋग वैदिक काल में पशुपालन मुख्य रूप से रहता है, उत्तर वैदिक काल में देखें तो वहां पर कृषि मुख्य हो जाता है। तो वहां यहाँ जो देखेंगे तो वहां पर पशुपालन और कृषि को मुख्य रूप से जोड़ा जाता था व्यापार के साधन में। यहाँ पर यदि व्यापार को देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मूल चूक परिवर्तन था मूलभूत, वो था आहत सिक्के और मुद्राओं का प्रचलन, अर्थात पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन हो गया। वहाँ मुद्राओं की जो वर्चस्वता थी बढ़ने लगी। जो राजा आएंगे वो अपने अपने अलग अलग मुद्राएं छपवाएंगे, सिक्के छपवाएंगे। उसके अलावा उन पर वीणा वादनी, हर एक तरह के जो राजा हैं अलग अलग प्रकार के सिक्के, गरुड़धारी, ये सारे हम आगे देखेंगे जब मौर्य काल पढ़ेंगे। तो ये जो सारे आहत सिक्के मुद्रा का प्रचलन था, यह व्यापार और वाणिज्य को एक अलग तरीके से बढ़ावा देता है। तो उनको देखेंगे। इसके अलावा देखें तो राज्य द्वारा संरक्षण मिलने लगा। आर्थिक जो क्षेत्र थे वहां पर, अर्थात कृषि हो रहा है तो उसमें कृषि में जो राज्य है वह भी अपना योगदान हो रहा है कि कृषि के स्तर को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा यदि देखें व्यापारियों की भूमिका, तो व्यापारी जो थे, यश नामक व्यापारी को देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर राज्य में योगदान दे रहा है। और व्यापारियों द्वारा देखिए तो राजाओं को सहयोग किया जा रहा है, अर्थात यदि युद्ध हो रहा है, राजा कमजोर पड़ रहा है किसी मुद्रा के रूप में या अनाज के रूप में, तो व्यापारी जो है ये राजा को सहयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था में देखें तो एक व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में आहत सिक्के मुद्रों का प्रचलन, राज्य द्वारा संरक्षण होता है और व्यापारियों द्वारा राजाओं की मदद होना प्रारंभ हो जाती है। तो यह एक प्रकार का हलचल और क्रांतिकारी रूप था वहां के लिए। इसके बाद यदि द्वितीय नगरीकरण आ जाता है तो इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आर्थिक व्यवस्था क्षेत्र से जो परिवर्तन हुआ था वह था द्वितीय नगरीकरण। जो पहला नगरीकरण हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में, किस प्रकार नगरीकरण होता है, तो लगभग उसी तरह के यहाँ पे भी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। वह सिंधु नदी तट के सहारे हुआ था और यह जो है गंगा घाटी वाला, जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है, वहां पर भरपूर मात्रा में खेती होती है। और उनसे क्या देखेंगे कि मगध जो है उनसे सटा हुआ है और वह अपने क्षेत्र का विस्तार करता है और 16 महाजनपदों से उभर करके अपने आपको आगे ऊपर लाता है। और यह जो गंगा घाटी है, तो यहाँ पर कृषि और व्यापार, इनको द्वैध क्रांति के रूप में देखा जाता है। इतिहास में पहला द्वैध क्रांति देखें तो यही गंगा घाटी के समीप हुआ है, कृषि और व्यापार से लग करके। तो राजनीतिक व्यवस्था क्षेत्र में हलचल, आर्थिक व्यवस्था क्षेत्र में देखें तो किस प्रकार से बदलाव हुए। इसके अलावा देखें तो सांस्कृतिक व्यवस्था क्षेत्र में किस प्रकार से हमने देखा था कि जो हमारा वैदिक सभ्यता था उसमें देखें तो वहां पर उपनयन संस्कार, दुनिया भर के संस्कार भरे हुए थे। विवाहों के अलग अलग प्रकार थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, शाश्वत विवाह, जो 8 प्रकार के विवाह, और उसके अलावा जो 10 प्रकार के विवाह देखे थे। 16 उपनयन संस्कार को देखा था। उसके अलावा याज्ञिक कर्मकांड में पुरुष में यज्ञ, वात्सने यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे। राजा जो है अलग अलग अपने आप को एक राट, स्वराट ऐसी भूमिका में लाते हैं। तो वहां पर देखे तो जो आम जनता थी सांस्कृतिक व्यवस्था क्षेत्र में, तो वहां पर वो उनसे परेशान कहिए या जो कहिए, वैदिक धर्म जब जटिल होता है तो वैदिक धर्म की जटिलता को लेकर के वहां के जो आम जनता है, जो आम जनता के साथ साथ जो ब्राह्मण जाति के हैं, शूद्र जाति के हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वो सभी एक साथ मिलकर के आवाज उठाना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी के पक्ष में देखें तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का किस प्रकार से उदय होता है। और उसके साथ साथ ही आजीवक संप्रदाय को हमको पढ़ना है कि किस प्रकार आजीवक संप्रदाय भी सामने आता है। और यहाँ पर देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे लाइट में आते हैं तो यहाँ पर इनको भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। अशोक मानने लगता है बौद्ध धर्म को। जैन धर्म को देखेंगे तो जो हमारा हर्यक वंश का बिंबिसार है वो देखेंगे कि किस प्रकार से जैन धर्म को मानता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर यश नामक एक व्यापारी की चर्चा है बौद्ध धर्म में। वो अपने 50 साथियों के साथ यहाँ बौद्ध धर्म को अपना लेगा, तो इनके जो शिष्यों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। इनके अलावा खुद देखेंगे बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो इनके जो 2 पुत्र हैं महात्मा बुद्ध के, वो दोनों जाते हैं, संघमित्रा और रूपाली, जो वो दोनों श्रीलंका चले जाते हैं। तो इसके अलावा देखें तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जब वैदिक धर्म जटिल हो जाता है तो यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म आजीवक संप्रदाय का उदय होता है और वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं और लोग वैदिक धर्म से हट करके धीरे धीरे इसमें जुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था को देखें तो सामाजिक व्यवस्था में देखा था हमने
कि ऋग वैदिक काल से आते आते तक उत्तर वैदिक काल तक महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलने लगा था। वो सभा समिति विदत में भाग लेना मना था, बाल विवाह प्रारंभ हो गया था, कुप्रथाएं जिस प्रकार से देखें तो जाति व्यवस्था, पर्दा प्रथा, ये सारे चीजें जो हमारी थी वो आ गई थी। विधवा विवाह अभी भी लाइमलाइट में था। उसके अलावा यदि इसमें देखें जो हमारा द्वितीय नगरीकरण या छठी शताब्दी ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर जाति प्रथा, अछूत व्यवस्था जो था, तो उधर से जो ये व्यवस्थाएं चली आ रही थी, तो इनके कारण एक सामाजिक रूप से देखा जाए तो भी परिवर्तन का काल रहा। और महिलाओं की दयनीय स्थिति देखकर महिलाओं ने भी आवाज उठाना शुरू किया। महिलाएं भी बौद्ध धर्म जैन धर्म की ओर अग्रसर होने लगी उधर। और अंततः देखेंगे कि किस प्रकार से सूत्र साहित्य और वैदिक उत्तर साहित्य को इसलिए लाया गया लास्ट में, ताकि जो बचा खुचा हमारा जो वैदिक संस्कृति था उसको कुछ लोग ने, तो अंततः हम देखेंगे कि सूत्र साहित्य और वैदिक उत्तर साहित्य को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो यदि हम पढ़ने का अपना तरीका देखें, महाजनपद काल को किस प्रकार पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमने जन और जनपद को देख चुका है ऋग्वेद में और उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। महाजनपद काल में देखेंगे कि 16 महाजनपदों का उदय। तो 16 महाजनपदों का उदय में हम सब पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से आते हैं परीक्षा में, जो सवाल बार बार पूछते हैं। तो जैसे एक लिखेंगे महाजनपद, उसकी राजधानी और उसमें जो कुछ विशेषताएं हैं उसको, तो ये जो हमारा रहेगा पढ़ने का तरीका वो। और 16 यदि महाजनपद की बात करें तो इनकी जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथ से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ का एक महाबोधि वंश है, बौद्ध ग्रंथ का एक अंगुत्तर निकाय है, और इसके अलावा एक और महाबोधि वंश टीका है, उनसे हमको बौद्ध महाजनपदों की जानकारी मिलती है 16। और जैन ग्रंथों में भी देखें तो एक भगवती सूत्र है जैन ग्रंथ, इनका पवित्र है, जैनों का पवित्र ग्रंथ, तो इनसे भी 16 महाजनपदों की जानकारी हमको मिलती है। तो इस 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म का भगवती सूत्र से। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ सकता है कितने महाजनपद है, तो 16 महाजनपद है। जानकारी कहाँ से मिलती है, इनसे मिलती है। ये तो हमारा एक कंसेप्चुअल है कि किस प्रकार से ये जो छठी शताब्दी ईस्वी का पूर्व का जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार से इसका द्वितीय नगरीकरण की आवश्यकता पड़ी, इसको हलचल या परिवर्तन का काल क्यों बोलते हैं। तो ये सारे जो हमारे रीजंस हैं वो रीजंस को हमने देखा। इसके अलावा यदि 16 जनपद महाजनपद को देखें कि किस क्षेत्र में जो 16 महाजनपद थे, तो उनको हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो यहाँ देखें तो हमारा कन्नौज महाजनपद, इसके यहाँ पर देखें गांधार। तो ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये देखिए पाकिस्तान के हजारा जिले में है कन्नौज। जो कंधार है, तो कंधार ये पाकिस्तान के पेशावर वाले जिले में है कंधार। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कुरु जनपद, कुरु महाजनपद। उसके अलावा देखें यहाँ पर तो सुरसेन के बाद यहाँ पर देखें तो चेदी जनपद, ये देखें तो अवंती। ये सारे क्रम से हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये सबसे दक्षिणतम को अगर देखें तो ये अस्मक, ये राजस्थान वाले क्षेत्र में है, तो इसको मत्स्य महाजनपद बोलते हैं। एक वत्स रहेगा जो हमारा ये मथुरा वाले क्षेत्र में है। तो ये देखिए यहाँ क्रम से बिल्कुल है 16 महाजनपद। तो पहला कन्नौज कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के हजारा वाले जिले क्षेत्र में, जिले वाले में। दूसरा है हमारा जो कंधार, कंधार कहाँ पर है भाई, तो ये पाकिस्तान का पेशावर जिले में वर्तमान। इसके अलावा कुरु को देखें, कुरु महाजनपद जो यहाँ पर है, तो ये दिल्ली वाले जो क्षेत्र है वहां पर। सुरसेन को देखें तो हरियाणा और दिल्ली से जो सटा हुआ है पंजाब के साथ साथ, तो यहाँ पर है। इसके अलावा मत्स्य जनपद को देखें तो ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है ये मत्स्य जनपद है यहाँ पर। पांचाल को देखें तो ये हमारा जो उत्तराखंड यूपी से थोड़ा सा ऊपर है, जो वो यूपी वाले क्षेत्र में है पांचाल। कौशल को देखें तो अयोध्या में सरयू नदी है, उसके सहारे लगा हुआ है। इसके अलावा उससे आगे देखें तो वज्जी, मल्ल, ये 4 जनपद है। इनसे बस सबको पढ़ना नहीं है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। इसके अलावा यदि देखें तो चेदी, जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, तो चेदी जनपद मध्य प्रदेश में। अवंती को देखें तो ये जो मालवा वाला प्रदेश है उधर अवंती है। सुरसेन को देख लिया हमने जो हरियाणा वाला क्षेत्र में है। इसके अलावा और देखें तो ये जो मगध जनपद है जिसको मेन फोकस के रूप में पढ़ेंगे, तो ये मगध जनपद हमारा पटना वाला क्षेत्र में है।
अंग को देखें तो यह अंग जो हमारा आरा वाला जो है हिस्सा है उससे स्थित में है। ये काशी महाजनपद को देखें तो ये बिहार में मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ है। और वत्स को देखें तो ये भी यूपी और बिहार के बॉर्डर के साइड में मिलता है। तो इससे सवाल क्या बनेगा कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में है, तो मत्स्य। कौन से दो महाजनपद है जो पाकिस्तान में है, तो कन्नौज और कंधार। कौन सा सबसे, यहाँ पर देखिए ये विंध्याचल पर्वत है यहाँ पर, तो कौन सा जो महाजनपद है जो सबसे दक्षिणतम बिंदु में है, तो अस्मक। सबसे पूर्वी कौन सा है, तो मगध। सबसे उत्तरी कौन सा है, तो कुरु। इसका तो ये ऑब्जेक्टिव निकल करके आते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में था। अगला जो हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हम सबसे जो अगला हमारा आएगा तो वो 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बीच में हम मगध का उत्कर्ष को देखेंगे। मगध का उत्कर्ष होगा तो उसका राजनीतिक स्तर देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर वंश बृहदत्व से शुरू करके उसके बाद अशोक तक आएंगे हम। वहाँ पर अशोक का जो देखेंगे सुसोम भाई रहता है, किस प्रकार उनमें जो 100 भाइयों की हत्या करके वो राजगद्दी को प्राप्त करते हैं, तो वो देखेंगे। इसके अलावा विदेशी आक्रमण को देखें तो बीच में ईरानी हखमीस वंश के जो थे यूनानी आ जाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो द्वितीय नगरीकरण को पढ़ना है। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस प्रकार से लाभता हम सूत्र साहित्य तक। तो इसमें देखें तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा 16 महाजनपदों का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।